Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हमारे साथ कुछ नए गेस्ट भी जुड़ गए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी। इसके अलावा हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी भी हैं और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच जी हैं और एयर कॉमोडोर बहल सर तो हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं। कुलकर्णी सर, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें तो हमने तो बात कर ली किस तरह से हमला हुआ, तमाम चीज़ें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना बयान दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान में कुछ चीज़ों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 40 साल से ईरान कहता है डेथ टू अमेरिका। साथ ही साथ उन्होंने हमारे सेना के ऊपर हमले किए, हमें नुकसान पहुंचाया है। तो आज जो हमला हुआ है उस हमले के बारे में बताते हैं उन्होंने अमेरिका पर डायरेक्ट हमले को लेकर क्यों जिक्र किया। इसमें कोई शक नहीं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये बार बार ईरान कहता आया है। ईरान के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, इजराइल के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो हम उस दृष्टि से भी नहीं देखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ईरान को बार बार जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि उसके पास ये 3 न्यूक्लियर साइट्स जो है जिनके ऊपर उन्होंने स्पेशली एक पर्दों के ऊपर जिस प्रकार से 6 उन्होंने बंकर बर्स्टिंग बम डाले और अपने B-52 को इस्तेमाल करते हुए, बाकी 2 साइट जो है नतांज और इस्फहान, उसके ऊपर उन्होंने टमाहॉक मिसाइल से उनके ऊपर हमला किया। 30 टमाहॉक मिसाइल वो जो कि नेवल प्लेटफॉर्म से उन्होंने उनके ऊपर फायर किए। तो मकसद साफ था कि जो डर और जिसका डर था कि विश्व को और अमेरिका को, इजराइल को, कि यहाँ पर इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है और ये धीरे धीरे करके उनको न्यूक्लियराइजेशन में जा रहे हैं और न्यूक्लियर बम बनाने की काबिलियत रखते हैं। आज कल या परसों ये पर कार्रवाई शुरू की और पिछले 40 साल से 1979 से लगातार इस तरह की कार्रवाई चल रही थी। आज की तारीख में अब ईरान क्या कर सकता है? ईरान, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान कुछ भी नहीं कर सकता आज की तारीख में। 70 एक बेसिस है अमेरिका के उधर, तकरीबन 40,000 सैनिक है। फुट इधर उधर छोटा मोटा काम करना ईरान ये करके कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ ये है कि कुछ कहना है, हमने कुछ करना है। आप समझ सकते हैं कि इंटरसेप्टर और मिसाइल के बीच में जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में, अब इंटरसेप्टर जरूर इतना फायर करने के बाद इसमें कोई शक नहीं कि 10-12 मिसाइल ड्रोन टेल अवीव के ऊपर, हाइफा के ऊपर गिरे हैं। नुकसान इजराइल का भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि हुआ है। ये नहीं है कि ईरान सिर्फ घुटने टेक करके बैठा है, लेकिन जिस प्रकार से ईरान का पूरा हवाई जो एयर स्पेस है 100% उसके ऊपर डोमिनेशन किसका है, सुप्रीमेसी किसकी है, या तो इजराइल या फिर अमेरिका। तो उसके ऊपर कोई किसी का हवाई जहाज उड़ नहीं सकता है, उनका खुद का भी नहीं उड़ सकता है। तो ये हालत का आज ईरान की है। ईरान के पास है क्या जो आज कर सकता है सिवाय मिसाइल और ड्रोन के? उसके पास कितने मिसाइल और ड्रोन है? शुरुआत में हम लोगों ने कहा तकरीबन 5,000 के आसपास है। इतने दिन से लड़ाई चल रही है। 2 प्रॉमिस 1, 2 प्रॉमिस 2, 2 प्रॉमिस 3 और 2 प्रॉमिस 3 में भी जिस प्रकार से हो रहा है। तो अगर कहते भी है हम लोग कि आज की तारीख में उनके पास तब भी तकरीबन 1000 मिसाइल बचे हुए हैं, तो उनके 1/3 लॉन्चर्स बर्बाद कर दिए गए हैं। अब जब इनके तीनों इंस्टॉलेशन बर्बाद कर दिए, इसके बाद जहां पर भी हो सकता है 100% सबको मालूम है कि किधर क्या होगा, वो भी नुकसान। मुझे नहीं लगता है, ईरान एक पुरानी सभ्यता होने के नाते, आज की तारीख में लीडरशिप का वर्ड होने के नाते, उनके आयतुल्लाह ख़ोमेनी, उनकी जो उम्र है काफी हो गई है। उन्होंने भी अपने आने वाले 3 नाम जो एक लिफाफे में डाल के रखे हुए हैं कि चाहे जो 88 की कमेटी है वो जो भी डिसाइड करेगी कल और उनका उत्तराधिकारी होगा वो अलग है। लेकिन आज की तारीख में ईरान जरूर लग रहा होगा उसको, इसमें कोई शक नहीं। किस देश को नहीं लगेगा कि हमारे तो पूरा सब बात कर रहे हैं, चीन बात कर रहा है, रूस बात कर रहा है, विश्व बात कर रहा है, सब कुछ कह रहा है कि ईरान के साथ जो हो रहा है ठीक है, पर ईरान ने ही अपने पांव पे एक कुल्हाड़ी मारी है। और आज की तारीख में अगर ईरान इस मकसद से करेगा कि हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा बहुत वो कर भी पाएंगे, लेकिन नुकसान ईरान का होगा। ये एक बहुत ऑनरेबल एग्जिट मिला है ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए, और नेगोशिएटिंग टेबल और शायद यही बात तो डोनाल्ड ट्रंप भी कह के गए हैं कि ईरान को अब शांति के पथ पर आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो हमारे पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अच्छा मौका मिला, एक अच्छा मौका तो इजराइल ने भी दे दिया। इजराइल ने कहा है कि फिलहाल वो ईरान के ऊपर कोई हमले नहीं करने जा रहा है। कटोच सर, इस वक्त इजराइल का तो कहना है कि हम हमला करने नहीं जा रहे, लेकिन हम नजर बनाए हुए ईरान के ऊपर। क्या लगता है कि क्या मोड़ आ सकता है इस मोड़ पे आके? धन्यवाद अमित जी।
नहीं, देखिए, मेरे अपने सोच विचार से ये जो अभी अमेरिका बीच में आ चुका है, इसमें से अभी इसराइल को कुछ करने की, फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार से रोजाना इसराइल की तरफ से हमले हो रहे थे, मुझे लगता है वो अभी बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर रिटेलिएशन होता है ईरान की तरफ से, तो इसराइल फिर से चला जाएगा। ये हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। अब जाके जो होगा, ये ईरान के रिएक्शन के ऊपर होगा। एक्शन ईरान करेगा तो रिएक्शन इसराइल की तरफ से होगा। दूसरा, जो इनके पास काफी अभी मिसाइल साइट्स, क्रूज मिसाइल साइट्स भी हैं वगैरह वगैरह, वो भी अभी इस समय पर खतरे पे है। तो ईरान के ऊपर अभी जो भी होना है, ये ईरान के ऊपर है। इनिशिएटिव वो लेंगे, किस प्रकार से वो अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। मेरे अपने सोच विचार से इस समय पर आयतुल्ला की जो पावर है, वो मेरे ख्याल से बहुत कमजोर हो चुका है। एक तो फिजिकली बहुत कमजोर है, 85-86 ईयर्स उनकी उम्र है और पहले से उनकी तबीयत खराब थी। दूसरा, मुझे नहीं लगता है कि वो इस समय पर उसकी हालत वो सही हालत है, मेंटल और फिजिकल हालत सही है कि वो ईरान की लीडरशिप ले ले। तो मुझे लगता है कि आयतुल्ला को अभी साइडलाइन हो जाएगा और एक नई सरकार ईरान में बनने आ रही है। वर्ल्ड ओपिनियन, जो ईरानी बाहर है, देश के बाहर ईरानी है, वो नहीं चाहते हैं कि ये लड़ाई हो, और वो साथ ही ये नहीं चाहते हैं कि आयतुल्ला की जो सरकार है वो चले। तो रजीम चेंज मुझे लगता है ये अभी आने वाली है, और जैसे ही रजीम चेंज आती है, मुझे लगता है ये स्थिति यहाँ पर सामान्य हो जाएगी। अब सर, आपने एक कहा और कि बात मैं करना चाहता जी हूँ, जी एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ। इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन पास, जनरल कुलकर्णी ने बिल्कुल सही बताया। मुझे नहीं लगता है कि रूस इसके बीच में आने वाला है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है, ये अभी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। यूरोप उसमें दिलचस्पी नहीं लेगी, और जो रूस करना चाहता है वो कर लेगा यूक्रेन में, क्योंकि ये डील हुई होगी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपस में उन्होंने डील कर दी है। यूक्रेन में हम बीच में नहीं आएंगे, आप इसराइल के, ये ईरान के बीच में मत आए, और उसके बाद ये कार्रवाई आगे चली है। अमित जी। जी सर, तो जैसा कि सर आपने तो एक और इसमें आयाम जोड़ दिया है, जिसमें रूस यूक्रेन को लेकर बह रहा, लेकिन अब बातचीत तो हम करते हैं ईरान, इजराइल और साथ ही अमेरिका को लेकर।